गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम MSD टारगेट HSC। आज हम आपके लिए पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। कल हमने अनुच्छेद 20 और 21 कर लिए थे, और कल हमने ये भी देख लिया था कि इंट्रोडक्शन का मतलब पूछताछ होता है, और कस्टडी छोटे मोटे अपराधी के लिए होती है, और अरेस्ट जो हिरासत के लिए होती है, गिरफ्तारी होती है। जुडिकल जो कस्टडी होती है वो जज जो न्यायिक हिरासत में दी जाती है, और रिमांड जो है 15 दिन या 14 दिन के लिए होती है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है, और अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते। अब देखिए, अनुच्छेद 23 में तस्करी और बुरा व्यवहार और शोषण के विरुद्ध की बात कही गई है। आप बेकारी या बंधुआ मजदूरों से मजदूरी नहीं करवा सकते, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। लेकिन इसमें अनुच्छेद 23 सेकंड में ये भी कह दिया गया कि सरकार जो है अब देश के हित में फ्री में काम करवा सकती है, उदाहरण के लिए NCC। अनुच्छेद 24 में बच्चों को खतरनाक कामों से में ना लगाने की बात कही गई है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खादानों, सोने की खानों, फैक्ट्री और भारी उद्योगों में, पटाखे फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते आप। आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 में अंतकरण की बात कही गई है, यानी मन ही मन आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो। और अनुच्छेद 25 धर्म के परिवर्तन को बढ़ावा नहीं देता, ये निजी व्यक्ति की बात कह रहा है। इसमें आप जो धर्म मान रहे हो उसके रीति रिवाज और धर्म का प्रचार कर सकते हो। कृपाण, दाढ़ी और चोटी रख सकते हैं। अनुच्छेद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, यानी आप किसी भी धर्म को मानते हो तो उसका संगठन बना सकते हो, उसकी स्थापना कर सकते हो, और उसके लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हो। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों में जो लगाए गए पैसे पर सरकार टैक्स नहीं ले सकती। और अनुच्छेद 28 में सरकारी से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा बात कही है। अल्पसंख्यक यानी मान लीजिए कोई भी बौद्ध धर्म या फिर कोई भी अलग उससे है, तो अगर उसके लिए अलग संस्थान बनाने की बात कही गई इसके अंदर, ये उसकी रक्षा की बात की, यानी संस्कृति, भाषा, लिपि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 30 के अंदर अल्पसंख्यकों के अपने अलग से संस्थान बनाने की बात कही गई है। जैसे जिसने बौद्ध धर्म अपना रखा है वो अलग से संस्थान बना रख सकते हैं, और इसके लिए सरकार भी पैसा देगी। जो मदरसा है वो कानूनी, और संस्कृत विद्यालय है वो भी कानूनी है। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति शैक्षणिक अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचार की बात कही गई है। गारंटर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। संवैधानिक उपचार संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। यह इसको अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और जो इसके अंदर 5 प्रकार की रीट जारी होती है, यानी रीट को हम लेख कहा जाता है। इसमें 5 प्रकार की रीट जारी होते हैं। पहले रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, हैबियस कॉर्पस रीट। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपको पुलिस गिरफ्तारी से बचाव के लिए होती है। मान लीजिए आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और आपको ना ही 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश कर रही है, ना ही आपको कारण बता रही है कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है। तो आप एक किसी सगे संबंधी या दोस्त से ये रीट जारी करवा सकते हो कि और ऊपर से जो ऊपर जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रीट जारी होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रीट जारी होती है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा। अगर आपको बिना किसी कारण के पकड़ा गया तो आपको उस टाइम छोड़ दिया जाएगा। दूसरी रीट है मैंडेमस रीट, परमादेश रीट। इसके अंदर जो कोई भी सरकारी पद पर कार्य कर रहा है, अगर वो अपना कार्यरत है, अगर वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर सरकारी टीचर है, अगर वो स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, तो आप उसके खिलाफ परमादेश या मैंडेमस रीट जारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि सबूती तौर पर कोर्ट में दिखानी होती है ये। और राष्ट्रपति और गवर्नर के खिलाफ ये मैंडेमस रीट या परमादेश रीट नहीं लगा सकते। क्यों वारंटो रीट, अधिप्रतिष्ठा रीट। इसके अंदर मान लीजिए अगर आप कोई सरकारी पद पर लगे हुए हैं और आप की संवैधानिक जांच के लिए होती है, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है या फिर पैसे वगैरह देकर लगा है, तो उसकी संवैधानिक जांच के लिए ये रीट जारी की जाती है। प्रोविजन रीट या प्रतिषेध रीट, यानी रोक देना, स्टे लेना।
कोर्ट के द्वारा अपने न्याय क्षेत्र से बाहर काम करने पर ये रीट लगाई जाती है। मान लीजिए किसी उदाहरण के लिए मान लीजिए आप यदि मान लीजिए हिसार का कोर्ट है। अगर हिसार का कोर्ट है तो कोई हाँसी के कोर्ट का केस है। अगर हिसार का कोर्ट का केस अगर हाँसी के कोर्ट का केस अगर हिसार कोर्ट में लड़ा जाएगा तो वो कोर्ट की अवहेलना होगी या न्याय क्षेत्र से बाहर काम करने की बात होगी। तो इसके लिए कोर्ट जो स्टे लेके आ सकता है। सरसरी रीट होती है या उत्प्रेक्षणीय रीट होता है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रीट जारी करता है और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रीट जारी करते हैं। यानी फैसला लेने के बाद में करता है। जैसे न्यायिक क्षेत्र से बाहर फैसला ले दिया, कानून के खिलाफ फैसला ले दिया या फिर गलत निर्णय ले दिया, उसके लिए ये रीट जारी होती है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाए रखने के लिए आर्टिकल 32 काम करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है यानी लेख जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। ये देखिए ऐसा मतलब कौन सा मैटर है जिसके अंदर हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी होती है, मूल अधिकार है। और अनुच्छेद 33 में मूलभूत अधिकारों के सीमित होने की बात कही गई है, जैसे आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस रो के लिए और मीडिया के लिए देश हित में है ये। और अनुच्छेद 24 में सेना कानून की बात की, आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950 और एयरफोर्स एक्ट 1950। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 35 काम करता है, जिसके लिए अनुच्छेद 35 में कह दिया गया है कि संसद इसके लिए कार्य करेगी। और देखिए समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक की है और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। शैक्षणिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचार जो आर्टिकल 32 है। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 में ये सिर्फ भारतीयों की थी, ये किसी फॉरेन वगैरह अगर घूमने आता है उसके लिए नहीं है। भाग 4 DPSP यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और DPSP आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड जो है DPSP को यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व को स्पेन से लेके आया था। अम्बेडकर ने लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के में सहायक करेगा, ये अम्बेडकर ने कहा था। और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा DPSP परिवर्तनीय राज्यों की इच्छा पर निर्भर होगा। केटीशा ने इसे बैंक के चेक के समान कहा है, यानी मान लीजिए आप किसी बैंक में चेक का भुगतान करते हैं तो बैंक अपनी इच्छा पर उस चेक का भुगतान करता है, तो इसीलिए इसने केटीशा ने DPSP को चेक के समान कहा है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जैसे अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई थी कि जो भी राज्य अपने एम्प्लॉय खुद हायर कर सकता है या फिर उनको सैलरी दे सकता है और अपने नियम रूल बना सकता है, तो उनको राज्य की परिभाषा का जैसे उदाहरण के लिए हम LIC मान लेते हैं, केंद्र सरकार मान लेते हैं, राज्य सरकार मान लेते हैं। तो अनुच्छेद 37 में DPSP परिवर्तनीय नहीं है, इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर होता है। और अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी इससे, और आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना होगी। अनुच्छेद 39 में महिला और पुरुष समान काम करने का समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता की बात कही गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत को तो संगठित बनाने के लिए बात कही गई है। और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता की बात कही गई, जैसे बुजुर्गों को लिए पेंशन और विकलांगों और वुमन के लिए कुछ आदि सुरक्षा की बात कही गई। अनुच्छेद 42 में मनोचित दशाओं में वुमेन प्रस्तुति की बात कही गई है। अनुच्छेद 43 में कामगारों को निर्वाह मजदूरी देने की बात कही गई है। और 43A के अंदर संस्थानों में कामगारों की भागीदारी, या मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और उसके अंदर वर्कर काम कर रहे हैं और वर्कर की सलाह की बात कही गई, इसमें आप सलाह भी ले सकते हैं, उनके कामगारों में भागीदारी ले सकते हैं। अनुच्छेद 43B में कह दिया गया है कि सहकारी समिति का गठन किया जा सकता है, मदद ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी काम कर रहे हैं तो सहकारी संगठन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी काम करेंगे कल।